अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेसिकली ये मैं इसका पार्ट 2 डिस्कस कर रही हूँ। पार्ट 1 जो है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ब्रीदिंग में पार्ट 1 में मैंने ब्रीदिंग को डिस्कस किया था, पार्ट 2 में मैं किसको डिस्कस करूँगी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन को डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो हमने बात की थी लास्ट वीडियो लेक्चर में ये बात की थी कि पल्मोनरी हमारे जो ब्रीदिंग इवेंट्स है उसमें ब्रीदिंग भी आ जाता है, फिर रिस्पायरेशन का प्रोसेस आ जाता है, और मैंने आपको डिफरेंसेस भी बताए थे ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन के दरमियान में। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जो हमारा मेजर फोकस है वो पल्मोनरी रिस्पायरेशन के ऊपर है। तो तो हम ये डिस्कस करते हैं कि रेस्पायरेशन होती क्या है, बेसिकली पल्मोनरी रेस्पायरेशन क्या होती है। ठीक है, जैसे ब्रीदिंग हमने कहा था कि वो क्या है, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स। तो जब एक दफ़ा लंग्स में एंटर हो गई एयर, ठीक है, गैसेस आ गई, तो अब जो एक्सचेंज है बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड वो क्या कहलाता है हमारे पास, बेसिकली रेस्पायरेशन कहलाता है, पल्मोनरी रेस्पायरेशन कहलाता है। उसकी दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक तो एक्सचेंज ऑफ, इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं इसके। एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड, एंड देन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये कंबाइन तौर पर क्या कहलाता है, रेस्पायरेशन, पल्मोनरी रेस्पायरेशन कहलाता है। इसकी दो टाइप्स है हमारे पास। वो कौन सी दो टाइप्स हैं, वो क्या है हमारे पास, इंटरनल रेस्पायरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन दो स्टेप्स पे कंप्लीट होती है, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। सो हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, मैंने जैसे कहा कि दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है ना। तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इट इज़ बेसिकली द फर्स्ट स्टेप, जो कि है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्विलाई और यू कैन से इट लंग्स एंड द ब्लड is called what, external respiration, and it is dependent upon the partial pressure differences। जिस तरह से ब्रीदिंग के प्रोसेस में हमने देखा था कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर जो है वो मूव इन और आउट हो रही थी लंग से, इसी तरह से जो एल्विलाई और ब्लड के दरमियान में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड करता है प्रेशर डिफरेंसेस के ऊपर। और ये डिफरेंस होता है अबाउट 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का। वो किस तरह से होता है वो मैं आपको भी आगे चल के बताती हूँ। ठीक है, तो आप पहले ये देख लें, इसकी मैंने दो आपको बताई टाइप्स, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है और एक इंटरनल रेस्पिरेशन होती है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड, एंड द इंटरनल रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में अब जो मैंने डिफरेंस की बात की थी कि वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास है लंग्स के एल्वेलाई हैं, उसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा होगा ऑक्सीजन का प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी है जो हार्ट से आ रही है, और इसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने डिफरेंस की बात की थी 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का, यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे। देखो जो लंग्स है एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है, 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जबकि जो ब्लड है जो पल्मोनरी आर्टरी से आ रहा है उसमें जो डिफरेंस है, उसमें जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो क्या है, 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो कितना डिफरेंस हो गया, 60 मिलीमीटर, 100 माइनस 40 इज 60। सो ये क्या हमारे पास आ गया, 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का डिफरेंस होता है लंग्स और ब्लड के दरमियान में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है। अब यहाँ पर अगर आप एक बात नोटिस करो तो यहाँ पर पी लिखा हुआ है ऑक्सीजन के साथ भी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी। तो ये पी बेसिकली किसके लिए स्टैंड करता है, ये बेसिकली पार्शियल प्रेशर को शो करता है। ठीक है, तो मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में जब मैं आपको इसके बारे में बता रही थी, इसकी डेफिनेशन के बारे में बताई, तो यहाँ पर भी आपने नोटिस किया होगा कि मैंने पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की बात की। तो ये पार्शियल प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस इज the pressure of a single type of gas in a mixture of gases। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे हमने बात की थी कि एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद होती है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस हैं। तो हर एक जो गैस है उसका अपना एक प्रेशर होता है। ठीक है, उसको आप क्या कहते हो, पार्शियल प्रेशर कहते हो। ऑक्सीजन का अपना एक अलग प्रेशर है, नाइट्रोजन का अपना एक अलग प्रेशर है। तो ऑक्सीजन के प्रेशर को आप पार्शियल प्रेशर कहोगे, नाइट्रोजन जो प्रेशर एक्सर्ट करिए उसको भी आप पार्शियल प्रेशर कहोगे। तो इसको आप मजीद एक्सप्लेन करो तो मतलब समझना चाहो तो इसमें एक लॉ है दैट इज़ कॉल्ड डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि आपको क्या बताता है कि हर गैस अपना एक अलग प्रेशर अप्लाई करती है। ये एक कंटेनर है, इसमें हमने दो तरह की गैसेस जो है वो फिल की हुई है, एक गैस है गैस ए और दूसरी है हमारे पास गैस
बी। तो ये जो इसका टोटल कंटेनर का प्रेशर है दैट इज़ 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन इन इस 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इन दोनों गैसेस का कंट्रीब्यूशन है। कितना कितना कंट्रीब्यूशन अगर आप यहाँ पर देखो तो गैस ए चूँकि उसके मॉलिक्यूल्स कम है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है बिकॉज ऑफ दी मॉलिक्यूल्स। इसमें गैस ए के मॉलिक्यूल्स कम हैं तो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो भी कम प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, लेकिन एक्सर्ट कर रही है, ठीक है, वो अपना एक अलग प्रेशर रखती है। गैस बी की अगर हम बात करें तो 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंट्रीब्यूशन वो दे रही है। और क्यों दे रही है? बिकॉज इसके गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं और ये भी अपना प्रेशर अप्लाई कर रही है। सो गैस ए का अपना एक इंडिविजुअल प्रेशर है और गैस बी का अपना एक इंडिविजुअल प्रेशर है। तो जो इंडिविजुअल प्रेशर्स कहलाते हैं गैसेस के, वो उनको आप क्या टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज़ करते हो? पार्शियल प्रेशर्स यूज़ करते हो, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर जो है, अब यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी कि पार्शियल प्रेशर यहाँ पे जो पी लिखा हुआ है बेसिकली वो क्यों लिखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़ाहिर है, देखो ऑक्सीजन एक अलग गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग गैस है। ये दोनों अपने अपने प्रेशर्स रखती हैं, तो इन दोनों के जो इंडिविजुअल प्रेशर्स हैं उनको हम पार्शियल प्रेशर से डिनोट करते हैं। तो वी हैव पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज वी हैव पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये डिफरेंस आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में भी पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस आता है। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की बात करें तो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का डिफरेंस है, और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप पार्शियल प्रेशर की बात करो तो देखो यहाँ पे 40 लंग्स के अंदर 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर है, और यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो इनके जो ब्लड है उसके अंदर 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। तो यहाँ पे भी प्रेशर डिफरेंस मौजूद है लंग्स और ब्लड के दरमियान में, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन में चूंकि यहाँ पे जब ये ऑक्सीजनेशन हो जाती है पल्मोनरी कैपिलरीज में, तो अब ये फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है और ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ चला जाता है? ब्लड के अंदर चला जाता है। सो अब यहाँ पर आप ये शो हो रहा है कि अब ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से ट्रांसफ़र हो चुकी है इनटू दी ब्लड, और यही जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बिटवीन दी लंग्स एंड दी ब्लड इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में हमने पार्शियल प्रेशर की बात भी कर ली, इन सब के बारे में बात कर ली। तो एक चीज़ आती है हमारे पास सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। इस प्रेशर के ऊपर, ये जो पार्शियल प्रेशर है इसके ऊपर सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस भी डिपेंड करती है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस क्या है ये मैं आपको भी आगे चल के बताऊंगी। फिलहाल हम इसको रीड आउट करते हैं दैट ऑल्दो द सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज नॉट हाई, there is a drastic difference in the partial pressure of oxygen in the alveoli वर्सेस इन द ब्लड। ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ लास्ट डायग्राम में कि एल्वेलाई के अंदर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर था ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर था, और ब्लड के अंदर कितना था? 40 मिलीमीटर ऑफ पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का। तो सॉलिबिलिटी जो ऑक्सीजन की वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती ब्लड के अंदर, लेकिन स्टिल क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा, देखो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का डिफरेंस है, तो इस लार्ज डिफरेंस की वजह से, पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो रैपिडली मूव करती है फ्रॉम the lungs into the blood, यानी कि जो respiratory membrane है from the alveoli into the blood because of this high pressure difference। ये देखो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर ये एल्वेलाई है और यहाँ पर ये ब्लड है। यहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से उसके अंदर जा रही है, लंग्स के अंदर जा रही है, क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, सो उसको एक्सेल आउट होना पड़ता है हमारी बॉडी से। तो ये बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बिटवीन दी लंग्स एंड दी ब्लड एंड इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ, अब ये जब एक दफ़ा ऑक्सीजन जो है वो चली गई ब्लड के अंदर, अब उसके साथ क्या होगा? अब हमने जैसे पहले कहा कि सॉलिबिलिटी तो इतनी ज़्यादा नहीं है ऑक्सीजन की, तो वो क्या होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज एबल टू डिजॉल्व डायरेक्टली इनटू प्लाज्मा फ्रॉम दी एल्वेलाई। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज पिक्ड अप बाय दी एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्या है हमारे पास? आरबीसीज, ठीक है। जब ये लंग्स से जब ये ट्रांसफ़र होती है, जब ये एल्वेलाई से ब्लड के अंदर जाती है ऑक्सीजन, तो ये किन किन वेज से जो है वो आगे मूव ऑन करती है, ठीक है, क्योंकि इसकी सॉलिबिलिटी जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या है हमारे पास? लिक्विड मीडियम है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड मीडियम में इतना ज़्यादा सॉलेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो वो क्या करता है, जो आरबीसीज है, ये आपको रेड कलर में जो आरबीसीज नज़र आ रहे हैं, ये ऑक्सीजन अपने आप को इनके साथ बाइंड कर लेती है। हीमोग्लोबिन जो आपको पता है बाइंडिंग प्रोटीन है ऑक्सीजन के लिए, उनको ज़्यादातर जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफ़र होती है, जो बाइंड होती है वो आरबीसीज के साथ बाइंड होती है। बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है वो डायरेक्टली प्लाज्मा के थ्रू बाकी बॉडी को पहुंचाई जाती है एंड बाइंड्स टू अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि अब जो कि लंग्स से ऑक्सीजन ट्रांसफ़र भी हो चुका है ब्लड और उसके दरमियान में, लंग्स के दरमियान में, तो अब ये क्या कहला रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहला रहा है। रिटर्न्स टू द हार्ट थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। तो अब जब हार्ट से हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, तो अब हार्ट का क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? वो पूरी बॉडी को वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरह से लंग्स से जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के अंदर एंटर हुआ ब्लड,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर ये सिस्टेमिक आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी के टिश्यूज़ को जो है वो सप्लाई कर दिया जाता है। अब ये क्या कहला रहा है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फुल ऑफ ऑक्सीजन है। अब जो मैं सॉलिबिलिटी की बात कर रही थी उसमें एक इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज़ हेनरीज लॉ। क्यों ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी कम होती है प्लाज्मा के अंदर, क्यों उसकी सॉलिबिलिटी कम होती है लिक्विड मीडियम के ऊपर, वो डिपेंड करता है हेनरीज लॉ के ऊपर। ये हेनरी लॉ क्या स्टेट करता है, दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है, गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉलिबिलिटी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर की और सॉलिबिलिटी दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक गैस तब ज़्यादा सॉलेबल होगी जब उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वो उतनी ही सॉलेबल होगी लिक्विड मीडियम के अंदर। सो द ग्रेटर द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, द ग्रेटर द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स दैट विल डिजॉल्व इन द लिक्विड। तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है चूँकि वो कम है एयर के अंदर, अगर हम बात करें तो वो 21% है सिर्फ उसका पार्शियल प्रेशर, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी सॉलिबिलिटी लिक्विड मीडियम के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसीलिए वो क्या करती है, एरिथ्रोसाइट्स के ऊपर बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के थ्रू और फिर अपने टिश्यूज ऑफ द बॉडी की तरफ जाती है। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, द सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन बाय अ फैक्टर अबाउट 2O इन बोथ ब्लड एंड एल्विलर फ्लूइड्स, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के टू होते हैं, तो स्लाइटली कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉलिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है ऑक्सीजन में बाय फैक्टर ऑफ 2O। सो अब हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की, ठीक है। अभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन हो गया लंग्स एंड दी ब्लड। अब ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन आ चुकी है जो कि पूरे बॉडी हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी को सप्लाई होनी है, और उस ब्लड ने क्या करना है, एक्सचेंज करना है ऑफ द गैसेस बिटवीन दी टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, ठीक है। उस ब्लड ने अब सप्लाई करना है, वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें से ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करनी है टू दी सेल्स ऑफ द बॉडी ताकि वो अपने सेलुलर प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकें। सो द गैस एक्सचेंज दैट occurs at the level of body tissues is called what, internal respiration. It is similar to external respiration, यानी कि इसके अंदर भी exchange of gases ही हो रहा होता है और because of pressure difference ही हो रहा होता है, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है कि ये exchange हो रहा होता है between the blood and the tissues of the body, ठीक है। ऑल्सो अगर सिंपल डिफ्यूजन ड्यू टू अ पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, ये भी पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज ही होता है, लेकिन इसमें जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज़ होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, और एक और चीज़ क्या होती है कि इट इज़ द एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या था, बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने बात भी की थी कि ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली कुछ अमाउंट जो है वो डिज़ोल्व हो सकती है प्लाज्मा में, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो जो डिज़ोल्व होती है प्लाज्मा के अंदर वो टिश्यूज़ ऑफ द सेल उसको गेन कर लेते हैं प्रेशर डिफरेंस की वजह से। और दूसरा तरीका क्या है कि रेड ब्लड सेल जो एरिथ्रोसाइट्स हैं उनके साथ, चूँकि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होते हैं ऑक्सीजन, तो ज़्यादातर अमाउंट जो है ऑक्सीजन की वो किस तरह से सप्लाई की जाती है टिश्यू सेल्स को, विद द हेल्प ऑफ दिस एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर चले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है बिटवीन दी ब्लड एंड दी टिश्यूज ऑफ द बॉडी। सो नाउ मूविंग ऑन, however the partial pressure gradients are opposite of those present at the respiratory membrane, ठीक है। अब इंटरनल रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हो रहा होता है जैसे मैंने पहले भी बताया, लेकिन यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट्स हैं वो अपोजिट हो जाते हैं। पहले किसके अंदर प्रेशर ज़्यादा था, लंग्स के अंदर ज़्यादा था प्रेशर और ब्लड के अंदर कम था, लेकिन यहाँ पर अपोजिट होता है, यहाँ पर ब्लड के, तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से मूव होती हुई चली जाती है इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी। बट ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है सेल्स ऑफ द बॉडी में, व्हाई इज इट सो? क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज की जाती है बाय द सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। हमारे सेल्स जो है वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं ऑक्सीजन को फॉर परफॉर्मिंग देयर सेलुलर रिस्पायरेशन। तो इस वजह से सेल्स के अंदर जो होते हैं वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसका जो एक बाई प्रोडक्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है हमारे सेल्स के अंदर, और ऑक्सीजन जो है वो जो कि यूटिलाइज हो रही है सेलुलर प्रोसेसेस में, इसलिए उसका जो है प्रेशर वो कम होना शुरू हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस क्या होता है, इन कंट्रास्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज अबाउट 95 millimeter ऑफ मर्करी, यू कैन सी हियर। दिस क्रिएट्स अ प्रेशर ग्रेडियंट दैट कॉजेज ऑक्सीजन टू डिसोसिएट फ्रॉम हीमोग्लोबिन। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर बाइंड फॉर्म में मौजूद होती है ब्लड के अंदर। सो वो क्या करती है कि इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से उसको वो क्या करती है, वो ब्लड से होती हुई move हो जाती है to the cells of the body, so it cross the interstitial space and enter the tissue.
एंड दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीजन, बट एक सेकंड गैस भी डेफिनेटली हमें उसको ख्याल में रखना पड़ता है जब भी हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हो रहा था, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि सेलुलर रिस्पायरेशन का जो एक बाय प्रोडक्ट है या वेस्ट प्रोडक्ट भी आप उसको कह सकते हैं, वो क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लोअर इन द ब्लड देन इट इज इन द टिश्यू। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बन रही है? बेसिकली टिश्यूज़ या सेल्स ऑफ द बॉडी के अंदर बन रही है, और इसीलिए इसका जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, वो हमारे सेल्स या टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा होगा, जबकि ब्लड के अंदर कम होगा, ठीक है। अगेन फिर दिस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, and in the blood it is less. In this, here you can see that it is less, it is 40 millimeter of mercury. So this pressure difference कार्बन डाइऑक्साइड को कोप करता है कि उसने क्या करना है, मूव करना है फ्रॉम सेल्स ऑफ द बॉडी टू दिस ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इंक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया उसके। सो अब जब कार्बन डाइऑक्साइड एक दफ़ा आ गई, ऑक्सीजन सेल्स को मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड का हिस्सा बन गई। By the time blood returns to the heart, the partial pressure of oxygen has returned to about 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, जो कि पहले ब्लड के अंदर हमने डिस्कस किया था, क्या था? 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। लेकिन जब तक वो दोबारा हार्ट तक पहुंचता है वेनस ब्लड के थ्रू, वेनस ब्लड जब तक दोबारा हार्ट तक पहुंचता है तो वो फिर से 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक पहुंच जाता है उसका प्रेशर। क्यों ऐसा होता है? ये भी मैंने आपको बताया कि इंटरनल रेस्पिरेशन के प्रोसेस हो रहा होता है ना, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से ट्रांसफर हो रही होती है टू द टिश्यूज ऑफ द, उनको सप्लाई कर देता है। तो जो ऑक्सीजन ब्लड के पास होती है वो टिश्यूज में चली जाती है। अब वहाँ पे अब ब्लड के अंदर भी डेफिनेटली ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो अब जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो पार्शियल प्रेशर भी डेफिनेटली उसका डिक्रीज हो जाएगा। एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल हैज़ रिटर्न टू अबाउट 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो कहाँ से लेकर आ रहा है? वो सेल्स ऑफ द बॉडी से पिक करके ला रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। ओके, जब ब्लड है, अब उसने क्या करना है, जब वो एक दफ़ा हार्ट तक पहुंच गया वेनस ब्लड, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मौजूद है, इन दोनों के पार्शियल प्रेशर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। द ब्लड इज देन पंप बैक टू द लंग्स, ठीक है। क्यों पंप होता है लंग्स की तरफ? क्योंकि दोबारा से ऑक्सीजनेशन की जा सके, दोबारा से एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो सके, ठीक है। सो टू द लंग्स टू बी ऑक्सीजनेटेड वंस अगेन ड्यूरिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो फिर से एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। फिर जब क्या होता है कि लंग्स से ब्लड जाता है टूवर्ड्स दी हार्ट ऑक्सीजनेट होके, तो फिर हार्ट उसको पूरी बॉडी को सप्लाई कर देता है, ठीक है। आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऑक्सीजन के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया था कि वो किस तरह से मैकेनिज्म किन मैकेनिज्म्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकती है। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में किस तरह से, यानी कि जो हार्ट तक पहुंचता कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली? सो ये पहुंचती है बिकॉज ऑफ दिस थ्री मेजर मैकेनिज्म्स। और थ्री मेजर मैकेनिज्म्स क्या हैं आप इस डायग्राम में देख सकते हो। सो बिल्कुल फर्स्ट जो प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, एक तरीका ये है कि वो किस तरह से पहुंचेगी लंग्स तक, यानी कि पहले हार्ट तक पहुंचेगी, उसके बाद फिर लंग्स में जाए, लंग्स तक जाएगा। डेफिनेटली वही वेनस ब्लड जो है वो हार्ट से होता हुआ फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है लंग्स के अंदर। तो यहाँ पर जो पहला प्रोसेस है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी प्लाज्मा में, जो लिक्विड पोर्शन है आपके ब्लड का उसके अंदर डिज़ोल्व होकर भी जा सकती है। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड के पास, वो क्या है कि वो अपने आप को कन्वर्ट कर ले इनटू बाई कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे एरिथ्रोसाइट्स होते हैं ना, उनके अंदर मौजूद होता है एक एसिड मौजूद होता है दैट इज़ कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब वो क्या करता है कि वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड चूंकि एक वीक एसिड होता है तो वो डिसोसिएट हो जाता है इनटू प्रोटॉन्स एंड बाइकार्बोनेट आइन। अब ये बाइकार्बोनेट आइन जो है वो फर्दर फिर डिसोसिएट हो जाता है और एक कार्बिनो हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर बना लेता है, एंड दैट इसमें से हीमोग्लोबिन अलग जो हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास अलग हो जाता है। सो ये बेसिकली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कन्वर्टेड फ्रॉम है, यानी कि ये बाइकार्बोनेट से बना है बेसिकली। तो ये कन्वर्टेड फ्रॉम बाइकार्बोनेट के जरिए भी जो है ये जा सकता है एल्वेलस के अंदर या लंग्स के अंदर। तीसरा क्या तरीका है हमारे पास, तीसरा क्या मैकेनिज्म है हमारे पास, कि तीसरा मैकेनिज्म जो ऑक्सीजन यूज़ करती है बेसिकली कि वो एरिथ्रोसाइट के साथ बाइंड हो, अपने आप को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करे, ठीक है। अपने आप को वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जिस तरह से हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ, उसी तरह से थोड़ी बहुत हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी है। तो तीसरा तरीका क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ अपने आप को बाइंड करे और फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाए और फिर वहाँ से डिफ्यूज़ आउट हो जाए into the lungs and then diffuse out of the body. So this was all about
today's lecture about the physiology of respiratory system. So if you like my video, kindly subscribe my channel and press the bell icon so you can take the latest updates of my channel. Thank you so much.